हेलो दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में कि एक विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कौन से तत्व होते हैं। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी कि विदेश नीति किसे कहते हैं और विदेश नीति के प्रमुख अंश क्या हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि एक विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कौन से तत्व होते हैं। विदेश नीति। दोस्तों, विदेश नीति का निर्धारण करना यानी कि उसको बनाना और उसका निर्माण करना एक गतिशील प्रक्रिया है। दोस्तों, गतिशील प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें समय के साथ चेंजेस आते रहते हैं, यानी कि उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे कि समय के साथ धीरे धीरे करके दो देशों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारिक रूप से जो संबंधों में बदलाव आते रहते हैं, जो चेंजेस आते रहते हैं, ठीक उसी तरीके से विदेश नीति में भी परिवर्तन होता रहता है। और दोस्तों, जब भी किसी देश में सरकार का परिवर्तन होता है, यानी कि किसी देश में अगर पहले किसी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद अब किसी और पार्टी की सरकार है, तो जो ये चेंजेस आए हैं उसकी वजह से जो विदेश नीति के जो मूल सिद्धांत होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर देश में क्रांति के द्वारा सामाजिक संरचना बदल दी जाए पूरी तरीके से, यानी कि जो सामाजिक संरचना है वो बदल दी जाए क्रांति के द्वारा, तो जो उसके मूल सिद्धांत होते हैं विदेश नीति के, वो भी बदल सकते हैं। सो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि विदेश नीति का निर्धारण करना यानी कि उसका निर्माण करना एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि देशों के संबंधों में परिवर्तन आता रहता है, यानी कि चेंजेस आते रहते हैं। इसीलिए विदेश नीति में भी परिवर्तन होता रहता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में, जिसमें सबसे पहला है भौगोलिक परिस्थिति। दोस्तों, ये एक प्रमुख निर्धारक तत्व है। यदि देश का आकार इतना बड़ा हो कि देश की जनसंख्या की देखरेख हो सके और देश में ऐसी प्राकृतिक रूप से परिस्थितियां हो जैसे कि जलवायु ज़्यादा ठंडी ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो, देश की सीमाएं प्राकृतिक तत्वों से बनी हो और जो क्षेत्र है यानी कि जो देश है वो बिखरा हुआ ना हो, तो वो देश एक स्वतंत्र और प्रभावी विदेश नीति लागू कर सकता है, यानी कि उसका निर्माण कर सकता है। और दोस्तों, देश कहाँ पर स्थित है इस पर उसकी विदेश नीति काफ़ी हद तक निर्भर करती है और इसका विदेश नीति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए हम ब्रिटेन और जापान का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि वो आकार में छोटे हैं लेकिन फिर भी वो शक्तिशाली देश है, क्योंकि वे चारों ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, किसी देश की भौगोलिक परिस्थिति पर यानी कि उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि उसकी जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र होगी या नहीं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के पॉइंट में बताया है कि किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति पर देश कहाँ स्थित है उस पर निर्भर करता है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र होगी या नहीं। देश में ऐसी परिस्थितियां हो जैसे कि जलवायु ज़्यादा ठंडी ना हो, देश की सीमाएं प्राकृतिक तत्वों से बनी हो और क्षेत्र जो है वो बिखरा हुआ ना हो, और जो उसका राज्य का यानी कि देश का आकार हो वो इतना बड़ा हो कि उसकी देश की जनसंख्या की देखरेख हो सके, तो वो देश एक स्वतंत्र और प्रभावी नीति बना सकता है और उसे लागू कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, दूसरा निर्धारक तत्व है इतिहास और परंपरा। दोस्तों, किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में यानी कि उसके निर्माण में, उसके बनने में उसके इतिहास और परंपरा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है तो वो अपने इतिहास और परंपराओं से सीखकर, उसके अनुभव से अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। इसका उदाहरण दोस्तों हम भारत को ले सकते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसके विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष का भारत की विदेश नीति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसके खिलाफ जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष था उसका हमारी विदेश नीति पर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा। और भारत ने अपने ऐतिहासिक अनुभव से सीखकर एशिया और अफ्रीका के जो देशों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई चल रही थी उसमें अपना पूरा योगदान दिया और सहायता की। अगर दोस्तों इसको आसानी से समझने की कोशिश करें तो ऐसे समझ सकते हैं कि भारत ने अपने इतिहास से सीखा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक उपनिवेश देश था। भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद उसने अपनी विदेश नीति में इन चीज़ों को शामिल किया और एशिया और अफ्रीका के देशों में जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध यानी कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही थी उसमें अपना पूरा योगदान दिया। और दोस्तों, परंपराएं किसी भी देश के इतिहास और संस्कृति की देन होती हैं, यानी कि जो उस देश का इतिहास होता है और जो संस्कृति होती है वैसी ही उस देश की परंपराएं होती हैं। और जो उस देश का विदेश मंत्री होता है वो उस समाज के मूल्यों की अवहेलना नहीं कर सकता, यानी कि उसकी परंपराओं की अवहेलना नहीं कर सकता। यानी कि अपने इतिहास से सीखकर, अनुभव लेकर और अपनी परंपराओं को ध्यान में रखकर एक विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि इतिहास और परंपरा किसी भी विदेश नीति के निर्धारण में काफ़ी इंपॉर्टेंट निर्धारक तत्व है। इसके बाद दोस्तों, तीसरा निर्धारक तत्व है खनिज संपदा। दोस्तों, जब भी कोई देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है यानी कि उसका निर्माण करता है तो इस बात का उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है कि उस देश के पास कितनी खनिज संपदा है, उसके प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं,
साथ ही साथ उसका आर्थिक विकास का स्तर क्या है, यानी कि इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट का लेवल क्या है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई देश कितना शक्तिशाली है, तो ये हम उसके सामर्थ्य से, यानी कि वो कितना केपेबल है, सक्षम है, आर्थिक रूप से कितना सक्षम है, उससे माप सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये जो आर्थिक तत्व है किसी भी विदेश नीति के बनाने में उसकी जो भूमिका होती है, उसका जो रोल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि दोस्तों भारत 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद हमें हमारे आर्थिक विकास पर काफ़ी ध्यान देना पड़ा, जिसके लिए हमने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण ही भारत आसानी से विभिन्न देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में सफल रहा था। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस बात का किसी भी विदेश नीति के निर्धारण में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि उसके पास कितनी खनिज संपदा है, उसके पास प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, साथ ही साथ उसका आर्थिक विकास का स्तर क्या है। और हम कह सकते हैं कि जो ये आर्थिक तत्व है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी विदेश नीति के निर्धारण में। इसके बाद दोस्तों चौथा निर्धारक तत्व है राष्ट्रीय मनोबल। दोस्तों किसी भी विदेश नीति को प्रभावी बनाने में, यानी कि उसको इफेक्टिव बनाने में उस देश के राष्ट्रीय मनोबल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक देश के राष्ट्रीय मनोबल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी विदेश नीति के निर्धारण में, उसको इफेक्टिव बनाने में। और दोस्तों अगर देश के अंदर राष्ट्रीय एकता रहती है और जो उसका मनोबल होता है अगर वो ऊंचा रहता है, तो जो विदेश नीति होती है वो भी काफ़ी मजबूत होती है। और दोस्तों राष्ट्रीय मनोबल को हम देश की आंतरिक स्थिति से समझ सकते हैं। जैसे कि यदि समाज अमीर गरीब में बटा हो, विभिन्न आर्थिक वर्ग और समुदाय और धर्म जातियों में संघर्ष होते रहते हैं देश के अंदर, तो उसकी जो विदेश नीति होगी वो मजबूत नहीं हो सकती। सो हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की एक प्रभावी, एक इफेक्टिव और एक मजबूत विदेश नीति के लिए उस देश के अंदर राष्ट्रीय एकता और उसका मनोबल का ऊंचा रहना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मनोबल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में। इसके बाद दोस्तों पांचवा निर्धारक तत्व है नेतृत्व। दोस्तों किसी भी विदेश नीति के निर्धारण में, उसके निर्माण में उस देश के कुशल राजनीतिक संगठन, राजनीतिक परंपराओं, सरकार की योग्यता, नेतृत्व, इन सभी की भी प्रमुख भूमिका होती है। हम कह सकते हैं कि सरकार कितनी योग्य है और जो नेतृत्व है वो कैसा है, इसका उसकी विदेश नीति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। देश का नेतृत्व जैसा होगा विदेश नीति भी वैसी होगी। हम कह सकते हैं कि यदि नेतृत्व मजबूत होगा तो विदेश नीति भी मजबूत होगी, यदि नेतृत्व कमजोर होगा, सरकार अयोग्य होगी, तो हम कह सकते हैं कि उस देश की विदेश नीति भी कमजोर होगी। उदाहरण के लिए दोस्तों हम भारत को इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। भारत ने एनपीटी, सीटीबीटी इस पर हस्ताक्षर करने से लगातार इनकार किया, क्योंकि जो दूरदर्शी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो हमेशा के लिए युद्ध समाप्त करवाना चाहते थे, उनको खत्म करवाना चाहते थे। लेकिन जो चर्चिल थे वो इस बात पर अड़े हुए थे कि किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हासिल की जाए। सो दोस्तों हम इसको एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरीके से नेतृत्व का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी विदेश नीति के निर्धारण में। जिस देश का नेतृत्व जैसा होगा उस देश की विदेश नीति भी वैसी होगी, सरकार जितनी योग्य होगी उसकी विदेश नीति भी उसी तरह की होगी। हम कह सकते हैं कि सरकार की योग्यता और नेतृत्व का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद दोस्तों अगला निर्धारक तत्व है देश की सेना का बल और सामर्थ्य। हम कह सकते हैं दोस्तों कि किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में उस देश की सेना का बल और सामर्थ्य, इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। अगर देश की सेना के पास आधुनिक शस्त्र हैं, ऊंचा मनोबल है और जो युद्ध में जीतने की क्षमता है, तो वो देश एक प्रभावी, यानी कि इफेक्टिव और एक आक्रामक, अग्रेसिव विदेश नीति अपना सकता है। साथ ही साथ जो उसकी विदेश नीति होगी वो भी मजबूत होगी। अगर उल्टा है तो विदेश नीति भी कमजोर होगी। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में देश की सेना का बल और उसका सामर्थ्य है, यानी कि वो उस देश की सेना कितनी केपेबल है, कितनी सक्षम है, इस चीज़ का उसकी विदेश नीति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट निर्धारक तत्व है। इसके बाद दोस्तों सातवां निर्धारक तत्व है जनमत। दोस्तों जनमत शब्द से ही हम समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है, यानी कि जनता का मत। हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में उस देश की जनता का मत क्या है, यानी कि उस देश की जनता क्या चाहती है, इसका उसकी विदेश नीति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों 20वीं शताब्दी के अंदर जनमत एक काफ़ी इंपॉर्टेंट निर्धारक तत्व साबित हुआ है। आज के समय के अंदर कोई भी देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है तो जनमत को ध्यान में रखकर करता है। और दोस्तों भारत को हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि लगभग 4 दशक तक भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए, क्योंकि भारत सरकार को चिंता थी कि देश का अल्पसंख्यक वर्ग नाराज हो जाएगा। सो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जनमत आज के समय के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में। और साथ ही साथ आज के समय के अंदर जितने भी विदेश नीति निर्माता होते हैं सरकार के अंदर, यानी कि उस देश के अंदर जो भी देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है, उस सरकार के अंदर जो भी विदेश नीति निर्माता होते हैं
वो जनमत को ध्यान में रखकर विदेश नीति बनाते हैं और उसे लागू करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जनमत एक काफ़ी इंपॉर्टेंट निर्धारक तत्व है। इसके बाद दोस्तों अगला निर्धारक तत्व है अंतर्राष्ट्रीय परिवेश। दोस्तों हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में, उसके निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय परिवेश यानी कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का काफ़ी प्रभाव पड़ता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश का किसी समय में जो रूप होता है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवेश जैसा होगा उसका विदेश नीति पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। हम उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि दोनों विश्व युद्धों के समय में फ्रांस की सुरक्षा, इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद और जापान में जो सैन्यवाद था, इसका प्रभाव अनेक देशों की विदेश नीति पर पड़ा। और दोस्तों आज के समय के अंदर भी हम इसका एक करंट उदाहरण देख सकते हैं जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है। सो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर दो देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका अनेक देशों की विदेश नीति पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। सो दोस्तों हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में अंतर्राष्ट्रीय परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि कोई भी देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है तो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को भी ध्यान में रखकर करता है। सो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इन सभी निर्धारक तत्वों का किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में काफ़ी प्रभाव पड़ता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सो दोस्तों ये टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में कौन से निर्धारक तत्व होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।